अब फोमो हो रहा है ना। सच में मुझे नहीं लगता बाकी चार्स को केक का कर्व ही पता है। मुझे लगता है शी इज कंफ्यूज। जो लोग शार्क टैंक इंडिया को फॉलो करते होंगे तो उन्हें ये वाली पिच तो पता ही होगी, द कॉन्फेक्ट पिच। तो ये पिच ऐसी थी जिसको देख करके तो मैं पहले बहुत देर तक हंसी हूँ मैं इस लड़की के ऊपर, हंसी हूँ मैं नमिता के ऊपर जिसने इसको डील दी है। क्योंकि नमिता मोस्ट ऑफ द टाइम अपने जैसे ही लोगों को, जो थोड़े से डोमिनेटिंग होते हैं, जो थोड़े से असर्टिव होते हैं, नमिता वैसे ही लोगों को इन्वेस्टमेंट देती है। और जहाँ कहीं पे भी नमिता को अपना खुद का पीआर करना होगा या फिर वो फाउंडर्स ऐसे होंगे जिन्हें रियल में इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, तो वहाँ नमिता तुरंत बैकआउट कर लेती है। पर नमिता एरोगेंट और ईगोइस्टिक फाउंडर्स को इन्वेस्टमेंट देने से कभी पीछे नहीं हटती है। तो ये जो कॉन्फेक्ट की जो शार्क टैंक में पिच हुई थी, लिटरली इन्होंने दिखाया है, इसने शार्क टैंक में शार्क्स को भला बुरा बोला है। और ऐसा नहीं कि शार्क्स को बिल्कुल क्रिटिसिज्म देना ही नहीं चाहिए, मिलना ही नहीं चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए। जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है वो देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। पर कोई शार्क अगर आपको फीडबैक दे रहा है और आप उसको डील मिलने के बाद बाकी सारे शार्क्स को भला बुरा बोल रहे हो, बैड माउथिंग कर रहे हो उनके बारे में, इट रियली शोज योर ट्रू कैरेक्टर। तो मैं इस लड़की के बारे में कुछ भला बुरा नहीं बोलने बैठी हूँ। इट्स लाइक जो भी इन्होंने शार्क टैंक पे बोला है हम सिर्फ उसको एनालाइज करेंगे। क्योंकि फाउंडर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, किसी स्टार्टअप को स्टार्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, किसी स्टार्टअप को चलाए रखना बहुत बड़ी बात होती है। पर ब्रूटली बोला जाए तो ये स्टार्टअप फंडिंग नहीं डिजर्व करता था। स्टार्टअप भले फंडिंग डिजर्व करता हो पर ये फाउंडर फंडिंग नहीं डिजर्व करती थी। क्योंकि इन्होंने अपनी शार्क टैंक पे पिच की शुरुआत से आई मी माई सेल्फ किया है। क्योंकि इन्हें स्टार्टअप का, बिजनेस का कुछ अता पता नहीं है। द ओनली थिंग शी इज डूइंग इज आई मी माई सेल्फ। और शार्क टैंक में आके इंडियन कंज्यूमर्स को, इंडियन कस्टमर्स को क्रिटिसाइज कर रही थी। तो एक जगह पे विनीता इनके कंपटीशन के बारे में पूछती हैं, तो इस पे इनका रिप्लाई आता है कि मेरे से कंपटीशन करने लायक कोई नहीं है और वो कंपनी हो सकता है 6 महीने में बंद हो जाएगी जो मेरे से कंपटीशन में है। अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर कि बहुत बड़ा प्रीमियम ब्रांड है। क्योंकि इंडियन कस्टमर्स इनको नहीं समझ पाते, इनके प्रीमियम ब्रांड को नहीं समझ पाते हैं। ये जो प्रीमियम SKUs निकालती हैं, जितना भी इनका प्रीमियम सामान है, वो इंडियन कस्टमर्स ना ही खरीदना चाहते हैं, ना वो खरीद पाते हैं, ना ही उन इंडियन कस्टमर्स को कुछ समझ में आता है ये क्या बेच रही हैं। और हो सकता है कि ये प्रीमियम ब्रांड हो सकता है ये जो सामान सेल कर रही हैं, स्प्रिंकलर्स, ये सारे केक के डेकोरेटिव आइटम सेल करती है, जैसे कि स्प्रिंकलर्स, फ्लावर्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, वो सब ये सामान बेचती हैं। ये जो भी सामान होता है ये सब एडिबल होता है, खाया जा सकता है। और ये अपने आप को प्रीमियम इसलिए बोलती हैं क्योंकि ये सस्ते से सामान को महंगा करके बेचती हैं। इसलिए नहीं, क्योंकि इनके सामान की क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्योंकि इन्होंने क्वालिटी का बहुत कम नाम लिया है, एक्सपेंसिव 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 का ही नाम लिया है। और यही बोलते हैं कि जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है, इसलिए ये लोग इंडिया में बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। पर इन्हें शायद ये नहीं पता है कि अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इंडिया में भी एग्जिस्ट करते हैं। नो डाउट इंडियंस को सस्ती चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, प्राइस सेंसिटिव लोग होते हैं, पर यहाँ पे भी प्रीमियम सामान बिकता है। यहाँ पे भी लोग प्रीमियम बैग्स खरीदते हैं, प्रीमियम शूज खरीदते हैं, प्रीमियम वॉचेस खरीदते हैं, प्रीमियम मेकअप खरीदते हैं। जब ये सब चीज़ें बिक सकती हैं तो आपका ये केक का डेकोरेटिव आइटम क्यों नहीं बिक रहा है? तो इसमें आपकी गलती है या फिर इंडियन कंज्यूमर्स की गलती है? क्योंकि इंडिया में प्रीमियम कंज्यूमर्स एग्जिस्ट करते हैं। शार्लेट टिल्बरी, मैक कॉस्मेटिक्स, हुडा ब्यूटी, रेयर ब्यूटी, ये सारे ब्रांड्स तो फिर इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए थे अगर इंडियन कंज्यूमर प्रीमियम कंज्यूमर नहीं है तो। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंज्यूमर ने अपने लिए एक रूम बुक किया है, पर उसी कंज्यूमर को अगर 2-4 चीज़ें उसके अंदर बेनिफिट में मिल रही हैं, उसको सी व्यू मिल रहा है, उसको माउंटेन व्यू मिल रहा है, उसको गर्म पानी मिल रहा है, गीजर मिल रहा है, सुबह ब्रेकफास्ट मिल रहा है, तो वो 2-4 हज़ार रुपए ज़्यादा लगाने को भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि इंडियन कंज्यूमर उस रूम की वर्थ देखता है, जो उसको माल मिल रहा है उसकी वर्थ देखता है, तो उसके लिए वो प्रीमियम प्राइस देने को भी तैयार हो जाता है। और ये आकर के इंडियन कंज्यूमर्स को ही क्रिटिसाइज कर रही थी। और इनकी वेबसाइट ही ढंग से काम नहीं करती है, जो इनके कूपन कोड्स होते हैं वो ढंग से काम नहीं करते हैं। तो इंडियन कंज्यूमर अगर लेना भी चाहेगा प्रोडक्ट तो कहाँ से लेगा? तो इनके अकॉर्डिंग जो इनका प्रीमियम ब्रांड है उसका एक बार आप सोशल मीडिया चेक करिए। तो इनका जो प्रीमियम ब्रांड का जो इनका प्रीमियम सोशल मीडिया है वो बना हुआ है बेसिक कैनवा टेम्पलेट के ऊपर, जिसके ऊपर 5 से 10 लाइक आते हैं। जब इनके प्रीमियम ब्रांड की प्रीमियम मार्केटिंग नहीं होगी, प्रीमियम सोशल पेज नहीं होगा, तो कोई इनको प्रीमियम क्यों समझेगा? सिर्फ बोलने से तो प्रीमियम नहीं हो जाता है, सिर्फ प्रीमियम प्राइसेस रखने से कोई ब्रांड प्रीमियम नहीं हो जाता है। अपने आप को उस तरीके से मार्केट भी तो करना पड़ता है। ये जो इनका प्रीमियम ब्रांड है US में अच्छा खासा चलता है, वहाँ पे इनकी अच्छी खासी सेल्स हुई हैं और अपने आप को ये US ब्रांड की तरह ही मार्केट कर रही थी। पूरी पिच में इन्होंने US मार्केट, US कस्टमर, US ब्रांड, इन सारे शब्दों का जितना इस्तेमाल किया है उतनी बार इन्होंने शायद कंपैशन के साथ में इंडियन कंज्यूमर, इंडियन कस्टमर ये नहीं बोला होगा। क्योंकि इनकी सेल्स US में हुई है तो इसलिए इन्होंने अपने आप को US का ब्रांड ही समझ लिया है और ये गलत शार्क टैंक में आ गई हैं। पूरी ब्रांड में इन्होंने बस ये कहा है कि मैं US सेंट्रिक ब्रांड हूँ, मुझे US के अंदर ही फोकस करना है, US ही मेरा कंज्यूमर है। तो शार्क्स ने इन्हें फीडबैक दिया कि आप इंडिया में क्यों नहीं फोकस करती हैं? इंडिया में एक चीज़ पे मास्टर करके आप
उसी को क्यों नहीं बड़ा बनाती है। तो इनका वो फीडबैक लेने का कोई इरादा नहीं था, उन्होंने वो फीडबैक भी नहीं लिया, बस ये यूएस करती थी पूरी पिच में और सारे शार्क्स ने बैकआउट कर लिया। पर नमिता आती है, नमिता ने इनको ऑफर दिया और तुरंत 1 मिनट नहीं लगा इनका नैरेटिव चेंज होते हुए। यूएस करते करते इनका जो पूरा फोकस था वो इंडियन कंज्यूमर बन जाता है। If you want to be present in India, हाँ, अब बात करते हैं इनके बिहेवियर के बारे में। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, ये पूरी पिच में आई मी माई सेल्फ करती रही है। तो शार्क टैंक की पिच स्टार्ट होने से पहले शार्क्स आपका पूरा बैकग्राउंड जानते हैं, आपसे खुद ही कहते हैं कि आप अपने बारे में बताइए। पर जो भी फाउंडर्स आते हैं वो अपने बारे में थोड़ा सा पर्सनल, थोड़ा सा प्रोफेशनल डिटेल्स देते हैं, पर इन्होंने अपनी इमोशनल स्टोरीज बनानी शुरू कर दी। और जैसे ही इनसे इनके बिजनेस के बारे में पूछा जाता है तो ये अपने स्विमिंग के अचीवमेंट्स को बताना शुरू कर देती हैं, स्पोर्ट्स के कोटा के बारे में बताना शुरू कर देती, फॉरेन में इन्होंने एजुकेशन ली है उसके बारे में बताना शुरू कर देती। तो शार्क्स या कोई भी इन्वेस्टर होगा तो वो आपके बारे में पूछेगा, क्योंकि उसका पहला स्टेप ही ये है, आपके बिजनेस को समझने का उसका पहला स्टेप ही ये है। पर वहाँ पे आप अपने पर्सनल अचीवमेंट्स ले आए, अपना ओवर कॉन्फिडेंस ले आए, अपना ईगो ले आए। तो जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो ओवर ईगोइस्टिक बना देता है। यही हुआ इनके साथ भी। कोई भी फीडबैक दे रहा है, कोई भी एडवाइस दे रहा है तो वो साफ साफ मना कर दे रही है और बगैर पूछे कोई अपने पर्सनल अचीवमेंट ज़्यादा बोलने लगता है तो उसके बाद में वो जो पिच होती है, पिच बोरिंग से ज़्यादा क्रिंज हो जाती है। एक होता है टू मच फुल ऑफ हर सेल्फ, जहाँ पे फीडबैक नहीं ले सकते हैं, एडवाइस नहीं ले सकते हैं, अपने बिजनेस के बारे में बता नहीं सकते हैं। कोई बार बार पूछ रहा है तो वो बता नहीं सकते हैं, क्यों बताना पड़ रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है। तो जब ये पूरा फुल ऑफ हर सेल्फ वाला अचीवमेंट वाला अपना ऐसे पढ़ रही थी कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तब इन्होंने कहा कि मैंने कई सारे बिजनेसेस पहले भी छोड़ चुकी हूँ। तो इन्होंने कहीं पे ये पॉइंट बोल दिया था कि एक चीज़ पे ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। तो इस चीज़ के लिए अनुपम मित्तल ने अपना डिसअपॉइंटमेंट इनको शो किया कि कुछ सालों बाद आप फिर बोर हो जाएंगे इस बिजनेस से, तो फिर आपको मन करेगा आप कुछ और नया करें। तो इसलिए वो इनके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और आप इंडियन मार्केट को छोड़ करके आपका फोकस यूएस मार्केट है। तो इन्होंने अग्री किया उस समय। Is the US the future of your business? 100%। इसलिए भी अनुपम ने मना कर दिया इनको ऑफर देने से। और विनीता का सबसे ज़्यादा वैलिड पॉइंट था यहाँ पे। विनीता इज़ अ सुपर जीनियस पर्सन। द मेमोरी शी हैज़, द वे शी गाइड्स, जिस तरीके से वो एक मिस्टेक को पकड़ लेती है, उस पॉइंट पे टच अपॉन करती है सीधे कि फाउंडर की जो गलती है, उस फाउंडर की पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स हैं, उसके पास्ट में जाकर के उसके ट्रेट्स को खींच के ले आती है। विनीता खुद एक सेल्फ मेड पर्सन है, फिर भी उनके अंदर ऐसा कोई ईगो नहीं है कि वो दूसरे को सेल्फ मेड नहीं बोल सकती हैं। तभी उन्होंने कॉन्फेक्ट की फाउंडर को गाइड किया, आप खुद एक सेल्फ मेड पर्सन है बट यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर्स। मतलब विनीता इज सुपर जीनियस। पीयूष बंसल ने जब कहा कि 800 SKUs निकालना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, That is a big mistake, by the way. और ये जो फाउंडर थी, इस चीज़ का रिस्पॉन्स इन्होंने इतने ज़्यादा एरोगेंट, इतने ज़्यादा इंसल्टिंग वे में दिया है पीयूष को। तो तुम एक ही चश्मा बेचो ना पूरे सारे देश में, क्यों इतने सारे डिजाइन निकाले हुए लेंस कार्ट में? मतलब लॉजिक नहीं था। इस चीज़ का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हो सकता था, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हो सकता था। वो एक्सप्लेन कर सकती थी कि इन्होंने इतने सारे SKUs क्यों निकाल रखे हैं, क्योंकि जो स्टार्टअप्स अभी अभी शुरू हुए होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि कितने सारे उन्हें SKUs निकालने चाहिए, उन्हें कितने सारे माल बेचने चाहिए। कोई आकर के दूसरी डिमांड रख देता है तो वो सोचता है कि हाँ ठीक है, मैं ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। और पीयूष बंसल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, उन्हें ऐसा लगता होगा कि अगर वो एक चीज़ पे काम करेंगे तो वो उस SKU को बहुत अच्छे से बेच सकते हैं, उस पर मास्टरी कर सकते हैं। अगर एक भी SKU उन्होंने निकाल दिया तो उसके ऊपर वो बहुत बड़ा सा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। पर सारे फाउंडर्स पीयूष की जगह पे तो नहीं है। तो जो नए स्टार्टअप्स होते हैं उन्हें नहीं पता होता है इतना कि उन्हें किस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए, उस चीज़ को उन्हें रोक देना चाहिए। और अगर इन्होंने इतने सारे अपने SKUs खोल के भी रखे हैं, 800 SKUs, तो 800 SKUs मैनेज करना कितनी बड़ी बात होती है, पहली बात तो। पर नहीं, इन्होंने ढंग का रिस्पॉन्स देने के बजाय, एक कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स देने के बजाय इन्होंने इंसल्ट करना सही समझा। अब फोमो हो रहा है ना। पहले इतने ठेठ से बोल दिया कि आपका ये जो 2-3 साल का फितरत है कि आपको चेंज करना होता है। मैंने जब बोला ऐसे ही तो 800 प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब लॉजिक नहीं था। सच में मुझे नहीं लगता बाकी 400 को केक का कर्व ही पता है। ये बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर था, रूड कमेंट्स थे। और ये कमेंट्स पहले नहीं निकल के आए, पहले तो बहुत हाँ में हाँ मिला दिया, और जैसे ही नम्रता से इन्हें ऑफर मिला, इनका पूरा नैरेटिव बदल जाता है। ये चेक रखती हैं जा करके, फिर उसके बाद में अनुपम को आकर के जवाब देती हैं। तो अगर वैलिड जवाब है तो बिल्कुल दीजिए, पर इंसल्टिंग वे में, रूड वे में इन्होंने पूरी पिच में ही पैसिव एग्रेसिव रिएक्ट किया है। तो जैसे कि मैंने पहले बोला, ये पिच देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा हंसी हूँ। फिर कुछ देर बाद मुझे एकदम डिस्गस्ट से महसूस हुआ, हाउ मच ऑफ अ डिसरिस्पेक्टफुल यू कैन बी टू समवन, और वो भी नेशनल टीवी पे। और इस पिच में तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि किसी ने शेडी एक्ट किया है। वो एडवाइस अगर दे रहे हैं तो वो समझ ही नहीं रहे हैं। और इस एटीट्यूड के साथ में हमें नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा देर तक ग्रो कर सकता है एक सर्टेन लेवल के बाद, और ना ही ज़्यादा देर कोई सर्वाइव कर सकता है। तो कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, पर
ओवर कॉन्फिडेंस होना, और वो भी दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करना, स्पेशली पीयूष के साथ में। और मेरा शायद उनके साथ में थोड़ा पर्सनल बायस भी रहता है, क्योंकि पीयूष ने कभी किसी के साथ में शेडी बिहेव नहीं किया है। वो सबके साथ में हम्बल और काइंडली बिहेव करता है। सोचिए अगर आप नेशनल टेलीविजन पे ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो आप रियल लाइफ में रियल क्लाइंट्स के साथ में कैसे ही डील करते होंगे। और फिर आप बोलते हैं कि आपको इंडियन कस्टमर नहीं समझ में आता है। बट दैट क्लाइंट इज नॉट रेडी फॉर दिस जस्ट येट। ना इसकी स्टोरेज कोई समझता है, ना इसकी हैंडलिंग कोई समझता है। इंडियन कस्टमर को समझ में आता है प्यार। इंडियन कस्टमर को समझ में आता है कि हमसे कौन अच्छे से बात कर रहा है। अगर अच्छे से बात करके भी अगर आप 1000 रुपये ज़्यादा ले रहे हो तो दे देता है। जो प्लेटफॉर्म आपको मौका दे रहा है फ्री की मार्केटिंग करने के लिए, उसी प्लेटफॉर्म की आप जाकर के बुराई कर रहे हैं, बैड माउथिंग कर रहे हैं। बाकी सारे शार्क्स की बैड माउथिंग कर रहे हैं। सच में मुझे नहीं लगता बाकी चार्स को केक का कर्व ही पता है। मुझे लगता है she's confused. तो इस पूरी पिच के दौरान इन्होंने शार्क्स की इंसल्ट करी है, इंडियन कस्टमर्स की इंसल्ट करी है, और तो और अपने बिजनेस तक को नहीं छोड़ा है, अपने बिजनेस तक की इंसल्ट करी है। जैसे इन्हें लगा कि इनको ऑफर मिलने वाला है, तुरंत इनकी पिच चेंज हो जाती है, इनका नैरेटिव ही बदल जाता है। Is the US the future of your business? 100%। यूएस करते करते इंडिया पहुंच जाती हैं। अब इनका फोकस इंडियन कंज्यूमर बन जाता है। इंडिया इज होप 100% यस। हाँ, तो गाइस, अगर आपने ये पिच देखी है तो आपको ये पिच कैसी लगी और आपका इस सब पे क्या कहना है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और बाकी सारे अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय।